हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि माइल्ड स्टील होता क्या है। जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मेजरली उसमें कार्बन कंटेंट होता है और क्ले होता है। ठीक, तो उसको प्यूरिफाई करते हैं हम, तो उसमें अगर कार्बन कंटेंट ग्रेटर देन 2.5% रह जाता है तो उसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं, बहुत प्यूरिफाई कर देते हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म जो आयरन का आता है तो उसे हम रॉट आयरन कहते हैं। ठीक, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है स्टील की, वो उसमें कुछ हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है और डक्टिलिटी भी चाहिए होती है। और इसमें जो रॉट आयरन है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मीन्स ये स्ट्रेस ज़्यादा नहीं बियर कर सकता है, बट ये डक्टाइल ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेन ज़्यादा शो करता है। ठीक, इसलिए हम रॉट आयरन को नहीं प्रेफर करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। और कास्ट आयरन में क्या दिक्कत है कि ये स्ट्रेंथ तो ज़्यादा शो करता है, मीन्स स्ट्रेस ये ज़्यादा बियर कर सकता है, लेकिन स्ट्रेन अप टू इट्स फेलियर लिमिट बहुत कम होता है, मतलब इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। इसलिए हमने क्या किया, एक मीडियम रेंज का स्टील बनाया जिसे हम माइल्ड स्टील कहते हैं। उसमें कार्बन कंटेंट 0.15 टू 2.15% वैरी करता है। ठीक, अब हम देखते हैं ये माइल्ड स्टील कर्व बनता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या एक सैंपल लेते हैं जिसे हम कूपन कहते हैं। वो सैंपल कुछ ऐसा दिखाई देता है हमें। इस सैंपल के दो टाइप होते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर टाइप का, एक सर्कुलर टाइप का। मींस ये इंटरनल लेंथ इसकी या तो सर्कुलर शेप की होगी या रेक्टेंगुलर शेप की होगी। ठीक, जितने लेंथ में हम मेजरमेंट करते हैं माइल्ड स्टील का, उसको हम गेज लेंथ कहते हैं। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की गेज लेंथ होती है, जिसमें हम माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन की स्टडी करेंगे, उसे हम गेज लेंथ कहते हैं। इनिशियली गेज लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लेते हैं 5.65 अंडर रूट ऑफ ए नॉट। ए नॉट होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कूपन का, और अगर सर्कुलर शेप का ले रहे हैं कूपन तो 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर इसका इनिशियल गेज लेंथ होनी चाहिए ये। ठीक, अब हम देखते हैं माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाने के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, UTM। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, इस कूपन को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद उस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। बट इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मींस जिसको हम एक स्केल्ड क्वांटिटी कहते हैं, वो है स्ट्रेन। हम स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर स्ट्रेस पैरामीटर की स्टडी करते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें बन के मिलता है। ठीक है, अब इसके हर एक पॉइंट्स और इसके रीजन्स के बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट होता है इनिशियल, जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट होता है। अब इसमें जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते रहते हैं, स्ट्रेन धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। ठीक, एक पॉइंट आता है ए, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे से बराबर नेचर शो करते हैं। मीन्स जितना भी स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे उतना ही उसके प्रोपोर्शनल हमें स्ट्रेन भी दिखाई देता है। ठीक, अब इस पॉइंट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर हम कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करके उसे हम रिलीज करते हैं तो वो कूपन अपने फिर से ओरिजिनल गेज लेंथ में श्रिंक करके आ जाता है। सपोज हमने उसकी गेज लेंथ थी LG और हमने उस पर कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया और उसकी लेंथ बढ़ के हो गई LG प्लस डेल्टा L, बट स्ट्रेस इज स्टिल लेस देन पॉइंट A। स्ट्रेस इज स्टिल लेस देन पॉइंट A और लेंथ बढ़ के हो गई है LG प्लस डेल्टा L। फिर जब हम स्ट्रेस को रिलीज करेंगे तो फिर से उसकी लेंथ श्रिंक होके LG हो जाती है और डेल्टा L की जो एक्सटेंशन था, मतलब जो इलोंगेशन था, वो चला जाता है उसमें से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इलास्टिक लिमिट, पॉइंट B। पॉइंट B इलास्टिक लिमिट और पॉइंट A प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों माइल्ड स्टील में बहुत ही करीब होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, ये प्रोपोर्शनल बिहेवियर हमारे इलास्टिक लिमिट तक नहीं शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है C एंड C डैश, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। मींस
जब ग्राफ अपना शेप चेंज करता है उसे हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट उसका जो लोवेस्ट क्रेस्ट होता है उसे हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ऐसा पॉइंट क्यों बनता है? हमारे माइल्ड स्टील में क्या होते हैं, बहुत सारे आयरन एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक, आयरन एटम बड़े बड़े होते हैं और माइल्ड स्टील में जैसा कि हम जानते हैं 0.15 to 2.15% हमारे कार्बन होते हैं, और वो कार्बन क्या होते हैं, इसके वॉइड्स में फिल्ड होते हैं। कार्बन एटम आयरन मॉलिक्यूल्स, आयरन जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके वॉइड्स में फिल्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, एडिशनल बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स आसपास के कार्बन से या आयरन से। ठीक है, अब जब हम पॉइंट सी तक स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं तो कार्बन जो मैक्सिमम स्ट्रेस्ड होता है, ठीक, जो मैक्सिमम स्ट्रेस्ड कार्बन होता है वो इस वॉइड, सपोज ये वाला कार्बन ऐसा है जिसके बॉन्ड में बहुत सारी स्ट्रेस आ चुकी है, वो क्या करता है, कोशिश करता है कि कोई ऐसे वैकेंट स्पेस में चला जाए, मतलब कोई ऐसे दूसरे वॉइड में चला जाए जहां उसके ऊपर स्ट्रेस कम आ रहा हो, तो वो यहाँ से जंप करके दूसरे वॉइड में आ जाता है जहाँ पे उसे स्ट्रेस कम मिलता है। ठीक, जब ये कार्बन जंप कर जाता है तो स्ट्रेस कुछ रिलीज हो जाता है। ठीक, मीन्स बाकी सारे बॉन्ड में स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस कम होने की वजह से यहाँ से ग्राफ नीचे डिप करने लगता है। ठीक, जब हम सी डैश पे पहुँचते हैं तो फिर से स्ट्रेस बढ़ने लगता है, बाकी सारे बॉन्ड भी स्ट्रेस्ड होने लगते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम जब क्रेस्ट आता है इसका तो फिर नेक्स्ट कार्बन एटम जंप करता है। ठीक, ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है जब तक जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसमें कोई एक स्टेबल स्टेट को नहीं अटेन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सी डैश से डी तक एक रिपल फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है जैसे सी वेव्स में होता है। ठीक है, अब पॉइंट डी के बाद फिर से स्ट्रेस इंक्रीज करने लगता है। अभी हम देखेंगे लेटर कि ये स्ट्रेस क्यों इंक्रीज करता है। अभी हम पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ई होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मींस मैक्सिमम स्ट्रेस जो इस स्पेसिमेन पे हम डाल सकते हैं वो होता है ई तक। ठीक, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, और इस अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद फिर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इस स्पेसिमेन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगता है। वो एरिया कम होने से उसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो स्पेसिमेन टूट जाता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, अब आइए देखते हैं अलग अलग रीजन्स को हम क्या कहते हैं। पॉइंट ओ से पॉइंट सी डैश तक ये होता है इलास्टिक रीजन, मीन्स इस रीजन में पॉइंट ओ से सी डैश तक मीन्स 0.12% तक जब भी हम स्ट्रेन अप्लाई करते हैं ये मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करता है। मीन्स अगर हम कोई स्ट्रेस इसमें से हटा देंगे तो ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। ठीक है, मतलब इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सपोज करते हैं हम कि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया एक स्पेसिमेन पे लेस देन ए, मीन्स the stress applied is less than its proportional limit। फिर तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे स्पेसिमेन पे स्ट्रेस हम अप्लाई कर देंगे पॉइंट ए तक, और उसके बाद जब हम स्ट्रेस को रिलीज करेंगे तो वो फिर से वही ओरिजिनल पाथ फॉलो करके इनिशियल लेंथ एल जी तक आ जाएगा। ठीक, हुआ क्या था, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ एल जी से डेल्टा एल हो गई थी, एल जी प्लस डेल्टा एल हो गई थी। फिर हमने जब स्ट्रेस रिलीज किया तो फिर से वो एल जी लेंथ को गेन कर लिया। मींस जो स्ट्रेन आता है उसमें उसे हम कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम पॉइंट बी से फर्दर और सी डैश से पहले तक हम स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, और इसके बाद जब हम स्ट्रेस को रिलीज करेंगे तो वो ग्राफ फिर से अपने ओरिजिनल पाथ को, स्ट्रेस अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता हुआ वापस नहीं आएगा, लेकिन वो जो प्रोपोर्शनल एक्सिस है उससे पैरेलल एक सिमिलर एक्सिस पे रिटर्न करता है, और जिस पॉइंट पे वो इनिशियल स्ट्रेस पे मींस एट जीरो स्ट्रेस उसमें जो स्ट्रेन स्टोर्ड रह जाता है इनिशियली वो कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन, और जितने स्ट्रेस को वो स्ट्रेन को रिलीज कर ले जाता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन।
एक बार फिर से देखते हैं, जितने स्ट्रेन को सपोज एल जी प्लस डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डैश, हमारी इतनी स्ट्रेन इंक्रीज हुई थी, ठीक है, लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई थी कि एल जी इनिशियल लेंथ था, उसमें डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डैश लेंथ इंक्रीज हो चुकी थी, उसमें हमने स्ट्रेस को रिलीज किया, फिर क्या हुआ, उसमें से डेल्टा एल जी प्लस डेल्टा एल ये स्ट्रेन रह गया, बट डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डैश ये स्ट्रेन रिलीज हो गया। मींस ये जो स्ट्रेन रिलीज हुआ ये था इलास्टिक स्ट्रेन हमारा, और जो स्ट्रेन उसमें रह गया डेल्टा प्लस डेल्टा एल ये होता है हमारा प्लास्टिक स्ट्रेन। मींस ये स्ट्रेन अब उसकी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं जा सकता और वो लेंथ परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बाकी सारे रीजन्स को। C टू D होता है यील्ड प्लेटू। इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन प्रॉपरली डिफॉर्म्ड हो जाता है और इसमें क्या होते हैं, कार्बन एटम्स आप स्लिप करने लगते हैं वॉइड से किसी दूसरे सूटेबल वॉइड में जहाँ पे उसके ऊपर कम स्ट्रेस आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं DE रीजन में क्या होता है। DE रीजन को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या होता है, सपोज करिए हमने एक कंटेनर लिया है और उसको उसमें पानी फिल करके हमने उसको फ्रीज कर दिया है। फ्रीज जब हम करते हैं तो जो वाटर सरफेस का टॉप सरफेस होता है वहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट होती है। सपोज करिए एक शीट बन जाती है आइस की कंटेनर में टॉप सरफेस पे, तो हम उसको कंटेनर को फ्रीजर से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस समय उस जो आइस शीट है उसमें उसकी बाउंड्री होगी टोटल लेंथ ऑफ पेरीमीटर, ठीक। अब अगर हम उस कंटेनर को थोड़ा सा शेक करते हैं तो क्या होती है, वो आइस शीट ब्रेक हो जाती है और उसमें कई सारे शेप्स फॉर्म हो जाते हैं। सपोज करिए ऐसा था कंटेनर का शेप, आइस शीट का शेप, और उसको हमने जब शेक किया तो बहुत सारे शीट्स में टूट गया वो, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारे शीट्स एक दूसरे को रेजिस्ट करने लगते हैं। अब उसमें मोशन आसानी से नहीं हो सकता। इनिशियली जब हम उसको रोटेट करते थे तो आइस शीट पूरा उसमें रोटेट हो जाता था कंटेनर में। अब क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं। सिमिलर यही कंडीशन होती है हमारे माइल्ड स्टील में भी। इस सरफेस को हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन मींस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, एक लाइन से होता है, उसमें वो सब आपस में बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस हम बढ़ाते जाते हैं वो बॉन्ड टूट के अपने आप को इस ओरिएंटेशन में अलाइन करने लगते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके। सपोज इनिशियल अलाइनमेंट ऐसा था और जब हमने ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया तो कुछ सारे फेजेस में ये टूट गया और टूटने के बाद वो अपने आप को किसी स्टेबल अलाइनमेंट में अरेंज कर लेता है, ठीक। इस अलाइनमेंट में अरेंज करने से उसकी स्ट्रेस रेजिस्ट करने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए हमारा पॉइंट D से E तक स्ट्रेस इंक्रीज करता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। मींस स्ट्रेन अप्लाई करने पे हमारा स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मींस उसमें स्ट्रेंथ आ रही है और, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट रीजन है E से F का। E से F रीजन को हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन कहते हैं या नेकिंग रीजन कहते हैं। इस समय क्या होता है, हमारा जो कूपन होता है, हमारे इस कूपन में नेक फॉर्म होने लगता है। इनिशियली हमारा कूपन कुछ ऐसा था, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर डिप्रेशन फॉर्म होने लगेगा और इस डिप्रेशन से नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और एट लास्ट इसमें एक कप और कोन फेलियर होता है। एक इस पॉइंट पे ऐसा नेकिंग होके ये टूट जाता है, इसे हम कप कोन फेलियर कहते हैं, ठीक। आगे जब हम आगे जब हम कनेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे ये कप कोन फेलियर क्यों होता है, कैसे होता है, और ये जिस एंगल पे फेल करता है ये होता है 45 डिग्री। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ओके, कप कोन फेलियर क्या होता है। इनिशियली हमारा स्पेसिमेन कुछ ऐसा था, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इसमें क्या होता है,
इसमें डिप्रेशन फॉर्म होने लगता है ऐसा, ठीक। डिप्रेशन फॉर्म होने से इसका एरिया रिड्यूस हो जाता है। जब, जैसा कि हम जानते हैं, एरिया रिड्यूस होने से क्या होगा, स्ट्रेस पैरामीटर बढ़ने लगेगा। स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो ये जल्दी से फेल हो जाता है, और ये फेल जब होता है तो इसमें कुछ एक ऐसा शेप फॉर्म हो जाता है, फ्रैक्चर के टाइम कुछ एक ऐसा शेप बन जाता है जिसे हम कप कोन फेलियर कहते हैं, ठीक। ये कप कोन फेलियर इसलिए होता है, ये 45 डिग्री पे होता है, ये कप की तरह फॉर्म करता है और ये कोन की तरह फॉर्म कर लेता है। इसलिए हम इसे कप कोन फेलियर कहते हैं, ठीक। एक चीज जान लेते हैं, ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जब भी फेल करता है वो कंप्रेशन और टेंशन में फेल करता है। डक्टाइल मटेरियल जब भी फेल करता है शियर में फेल करता है, ठीक। शियर में फेल करना मीन्स आपस में उसमें शेयरिंग होती है। अगर हम एक ऐसा स्पेसिमेन ले लें, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाना है कि मैक्सिमम शियर इसमें कब होगा, जब इसमें एंगल इसकी 45 डिग्री होगी तो इसमें शेयर की वैल्यू मैक्सिमम आती है, ठीक। इसीलिए ये कप कोन फेलियर जो होता है 45 डिग्री पे होता है, और माइल्ड स्टील हमारा एक डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए उसमें शेयर फेलियर होता है, ठीक है। इसमें कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी एकेटिव एग्जाम में। जैसे 5 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए इस ग्राफ को बनाते समय। फर्स्ट पॉइंट ये कि स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे होता है, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट कि स्ट्रेन हमारा स्केल्ड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 0.125% है, ये 1.4% है, ये 10% है, ये 10 to 20% है, मीन्स ये स्केल्ड नहीं है। अगर स्केल्ड बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है, ठीक। और लेकिन स्ट्रेस हमारा स्केल्ड ग्राफ होता है। माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेस 250 मेगापास्कल होता है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस 210 मेगापास्कल होता है। ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के डबल हैं, इसलिए हमने इंटरसेप्ट इसका ऑलमोस्ट डबल रखे हैं, ठीक है। तीसरी पॉइंट कि इसमें जो इलास्टिक रीजन होता है उसके बाद जो प्लेटू बनता है, यील्ड प्लेटू हमारा, उसमें रिपल्स फॉर्म होते हैं, और रिपल्स हमेशा वेव उसकी रिड्यूस होती रहती है। मींस रिपल्स की जो वेव बनाएंगे वो धीरे धीरे से रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट डी तक, ठीक। सबसे बड़ा रिपल पॉइंट सी पे आता है, उसके बाद सब रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट चीज स्ट्रेन, फोर्थ पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्चर हमेशा पॉइंट ई के नीचे होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कि हम कभी भी ग्राफ फ्रैक्चर पॉइंट के आगे नहीं बनाते हैं। अगर पॉइंट फ्रैक्चर हो चुका है मटेरियल यहाँ से तो ग्राफ बना कैसे, ठीक है। एफ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, उसके आगे ग्राफ नहीं जाना चाहिए हमारा, ठीक है। और कुछ चीजें जान लेते हैं। ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है, ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है उसके यील्ड स्ट्रेंथ से, और डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ हम डिनोट करते हैं उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, तो इसको हम जब भी डिनोट करेंगे तो इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा माइल्ड स्टील को हम डिनोट करते हैं एज Fe, एंड इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है 410 मेगापास्कल, तो उसे हम लिखते हैं 410 Fe410, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा डक्टाइल मटेरियल है जिसकी हमारे पास उसकी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, सपोज जैसे हमारा एक डक्टाइल मटेरियल है एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन उसका हमें पता नहीं होता है उसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं,
2%, 0.2% स्ट्रेन पे 0.2% का इंटरसेप्ट लेते हैं और इस पे जितना स्लोप इस इनिशियल एक्सिस का है उतने स्लोप पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन जहां पे इंटरसेप्ट कर रही होती है उस पॉइंट को हम प्रूफ स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि जितने भी स्टील हैं सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई की वैल्यू सेम होती है 2 × 10⁵ मेगापास्कल। हमारे सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन माइल्ड स्टील कर्व एंड इट्स वेरियस पॉइंट्स एंड रीजन्स। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले माइल्ड स्टील कर्व बनाना है और उसके पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसमें, और अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लेन करना है इन 3 to 4 लाइन्स, ऑल रीजन एज इलास्टिक रीजन, यील्ड प्लेटू, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। And okay, thank you, that's all for today.